गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 1 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 1 वीडियो में आज हम लोग चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल। चलिए समझते हैं त्रिभुज होता क्या है। तो हम लोग इसकी परिभाषा पहले से ही सुनते आ रहे हैं, 5-6 से ही सुनते आ रहे हैं कि तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। तो यह परिभाषा थोड़ी सरल सी है। अब हम लोग क्लास 9th में आ गए हैं, तो हमारे परिभाषा में भी थोड़ा सा वजन होना चाहिए, थोड़ा परिभाषा लगना चाहिए कि कुछ है। तो मैं यहाँ पे इसकी परिभाषा दूसरी आपको देता हूँ। मान लीजिए यह एक तल है और इस तल पर मैं 3 बिंदु लेता हूँ, एक बिंदु ए, एक बिंदु बी और एक बिंदु सी। यह 3 असंरेखी बिंदु हैं। असंरेखी मतलब समझ रहे हैं, एक ही रेखा पर नहीं है। तो इन असंरेखी बिंदुओं से अगर मैं चाहूं तो रेखाखंड ए बी है ना, रेखाखंड बी सी और रेखाखंड सी ए इस तरह से मिला सकता हूं। तो इस तरह से मिलाने के बाद, इन तीनों रेखाखंडों को मिलाने के बाद जो आकृति बन रही है ना, यही आपकी त्रिभुज कहलाएगी। तो मैं इसके परिभाषा में थोड़ा सा चेंज कर दिया। तो इसको अब ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि यदि तीन बिंदुएं ए बी तथा सी असंरेख हो तो रेखाखंड ए बी सी तथा सी ए के मिलाने से जो आकृति बनती है उसे त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो अब समझ में आ गया परिभाषा। देख रहे हैं, 3 असंरेखी बिंदुओं से, यहाँ 3 असंरेखी बिंदु है ए बी सी, और इनसे ये जो ए बी सी और सी ए रेखाखंड मिल रही है और इनसे जो है आकृति बन रही है, यही आपका त्रिभुज कहलाएगा। यह क्या हुआ, आपका त्रिभुज हो गया। तो देखिए, त्रिभुज को संकेत में ना हम लोग छोटा सा ट्रायंगल बना देते हैं। एक्चुअल में इसको डेल्टा कहा जाता है। ठीक है, इससे सूचित करते हैं। त्रिभुज को छोटा सा एक ट्रायंगल बना देते हैं, छोटा सा त्रिभुज बना देते हैं। एक्चुअल में इसे डेल्टा पढ़ा जाता है, इससे हम लोग इसको सूचित करते हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात करें त्रिभुज में, तो त्रिभुज में आपके 3 शीर्ष होते हैं। इसमें शीर्ष कितने होते हैं? 3 होते हैं। शीर्ष यानी कि वर्टेक्स इसमें 3 होते हैं। देखो यहाँ पे वर्टेक्स कौन है? ए है, बी है और सी है। यह एक शीर्ष है, यह दूसरा है, यह तीसरा है। अच्छा, कोण की बात करें, कोण यानी कि एंगल की बात करें, एंगल, तो इसमें एंगल भी 3 होता है। एंगल ए, एंगल बी और तथा एंगल सी। एंगल मतलब यह हुआ है ना, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। एंगल ए को हम चाहें तो बी ए सी लिखो या सी ए बी लिखो। एंगल ए को हम चाहें तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? बी ए सी लिख सकते हैं या सी ए बी भी लिख सकते थे। बी को क्या लिख सकते हैं? एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी। और एंगल सी को क्या लिख सकते हैं? तो एंगल सी को एंगल ए सी बी या बी सी ए सी बी। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ भुजाओं की बात करें। भुजा क्या होती है? तो भुजा यानी कि इसे साइड, तो इसमें भुजाएं 3 हैं। एक है ए बी सी तथा ए सी या सी ए। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये रेखाखंड ही इसकी भुजाएं कहलाएंगी, ए बी सी और सी ए। ठीक है, तो ये इसकी त्रिभुज की भुजाएं कहलाती हैं। अब हम लोग बात करें त्रिभुज के प्रकार के बारे में। तो त्रिभुज के प्रकार उनके कोण के आधार पर और भुजा के आधार पर बांटा गया है। तो चलिए एक एक करके उनको समझते हैं। चलिए तो बात करते हैं त्रिभुजों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल। तो अब हम पहले बात करते हैं भुजा के आधार पर। यहाँ लिख सकते हैं कि भुजा के आधार पर या भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं।
तीन प्रकार के होते हैं। भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। कौन कौन सा होता है? तो चलिए मैं यहां लिख देता हूं। पहला समबाहु, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, यानी अंग्रेजी में कहा जाता है इसको इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है। दूसरा होता है आपका समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। इसके बारे में बात करेंगे लेकिन पहले इनके नाम जान लेते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि आइसोस्केलस ट्रायंगल, आइसोस्केलस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। चलिए आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। अब देखिए तीसरा जो होता है विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। अंग्रेजी में इसे कहते हैं एस्केलन ट्रायंगल, एस्केलन, सॉरी SCA, एस्केलन ट्रायंगल, एस्केलन ट्रायंगल। ठीक है। तो ये आपके भुजा के आधार पर त्रिभुज के ये तीन प्रकार होते हैं। अब एक एक करके सबको परिभाषित करते हैं। चलिए देखते हैं समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या कहलाता है। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है, जिसकी तीनों भुजाएं समबाहु, समान भुजाओं वाली, ठीक है, उसी को हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक त्रिभुज लेता हूँ ABC, इसकी प्रत्येक भुजाएं आपस में बराबर है, यानी कि यहाँ लिख सकते हैं कि AB बराबर BC बराबर AC या CA। तो यह तीनों भुजाएं जब आपस में बराबर होंगी ना तो यही आपका समबाहु त्रिभुज होगा। तो जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो आपस में वो समबाहु त्रिभुज होता है। अच्छा, समबाहु त्रिभुज और बहुत सारा भी नियम है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, ये भी जान लीजिए। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है? 60 डिग्री का। तो इसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन अभी आपको बता दे रहे हैं कि समबाहु त्रिभुज का बहुत चीज जानना है अभी इससे रिलेटेड। अभी तो हम लोग बस परिभाषा जान रहे हैं। समबाहु त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। ऐसे तो बहुत सारे इसमें चीजें हैं जानने को, लेकिन फिलहाल अभी इतना ही जानते हैं। आगे चलते हैं। चलिए अगला है आपका समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल। जिस त्रिभुज की कोई दो भुजा बराबर हो, कोई दो भुजा बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। मतलब कि ऐसा त्रिभुज है जिसकी कोई भी दो भुजा आपस में बराबर हो जाए, ABC। देखिए यही त्रिभुज है, मैं यहाँ मान लेता हूँ कि AB AC के बराबर है, तो यहाँ दो भुजाएं बराबर हो गई ना, बस ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। दो भुजाएं बराबर हो गई तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। अब देखो जो भुजाएं बराबर होंगी, जो भुजाएं बराबर होंगी उसमें जो उभयनिष्ठ शीर्ष आएगा उसे शीर्ष के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसका शीर्ष इसके बोलते हैं। ऐसे तो शीर्ष ये भी है, लेकिन ये मेन शीर्ष इसका यही होगा। और BC जो भुजा होगा वह आधार हो जाएगा। जो बराबर भुजा नहीं होगी, जो तीसरी जो भुजा होगी उसे हम लोग उसके आधार के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे हम लोग यूज करेंगे कहीं कहीं पे। तो समद्विबाहु त्रिभुज में जो दो बराबर भुजाएं होती है उनको छोड़कर जो तीसरी भुजा बच गई वो आपका आधार कहलाता है। और आधार के सामने वाला जस्ट अपोजिट जो शीर्ष होता है उसे हम लोग शीर्ष के ही नाम से जानते हैं। एक्चुअल में इसमें ये दो कोण भी बराबर होते हैं, इसके बारे में हम लोग आगे सिद्ध करेंगे। यहाँ ध्यान रखना कि अगर ये दो भुजाएं बराबर हो गई तो उनके आमने सामने के यह दो कोण भी बराबर होंगे। एंगल ABC बराबर होगा एंगल ACB के। तो ये सब बाद की बातें हैं, इसके बारे में आगे हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए अगला है आपका विषम बाहु त्रिभुज, एस्केलन ट्रायंगल। विषम बाहु मतलब इसमें क्या होता है? तो जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं असमान लंबाई की हो उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी इसमें कोई भी भुजा किसी भी भुजा के बराबर नहीं हो सकती है, तो इस त्रिभुज को हम लोग विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक त्रिभुज बनाता हूँ, यह देखिए ये आपका एक विषम बाहु त्रिभुज हो गया। इसमें कोई भी भुजा किसी भी भुजा के बराबर नहीं होगी। AB ना तो BC के बराबर होगा, BC ना तो AC के बराबर होगा, और AC ना तो AB के बराबर होगा। ठीक है, कोई भी भुजा की लंबाई आपस में बराबर नहीं होगी। ठीक है, तो इस त्रिभुज को क्या कहेंगे? विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। कोण में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोण भी कोई बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी कोई भी भुजा बराबर ना हो। तो नाम से पता चल रहा था समबाहु यानी कि समान भुजाओं वाले, यानी कि सबकी भुजाएं समान थी। समद्विबाहु यानी कि समद्विबाहु मतलब दो भुजाएं बराबर हो उसकी। विषम बाहु जिसकी एक भी भुजा बराबर नहीं हो। तो नाम से पता चल गया। अब चलिए ये तो रहा भुजा के आधार पर।
अब चलते हैं कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। चलिए तो देखते हैं कोण के आधार पर। चलिए देखते हैं कोण के आधार पर। तो यहाँ मैं लिख सकता हूं यहाँ पर, चलिए दूसरा नंबर देखें कि कोण के आधार पर, कोण के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं। कोण के आधार पर भी त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? चलिए देख लेते हैं पहले कौन कौन से होते हैं। पहला होता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, पहले नाम जान लेते हैं, बाद में इनको डिफाइन किया जाएगा। समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। चलिए दूसरा है न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। चलिए तीसरा है आपका अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, अधिकोण त्रिभुज, अधिकोण त्रिभुज यानी कि ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तो ये आपके 3 प्रकार होते हैं। चलिए अब एक एक करके तीनों को डिफाइन करते हैं। चलिए देखिए समकोण त्रिभुज क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल। जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो, यानी कि एक कोण जो हो 90 डिग्री का हो, तो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। यानी कि कुछ इस प्रकार से यह आपका एक समकोण त्रिभुज होगा, क्योंकि इसका एक कोण यह 90 डिग्री का है। ठीक है, जैसे मैं इसका नाम देता हूं ABC, तो यह एंगल B यहाँ 90 है, एंगल B बराबर में 90 डिग्री है, अतः यह एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, यह एक समकोण त्रिभुज है। तो 90 बनाने वाली भुजाएं इसमें AB है और BC है, AB है और BC है। तो AB और BC में से, AB और BC जो देख रहे हैं, इनमें से एक को आधार कहेंगे और एक को लंब कहेंगे। ठीक है, एक को आधार और एक को लंब। AB और BC में से चाहो तो इसको आधार कहो, इसको लंब कहो, इसको आधार कहो, इसको लंब कहो, कोई दिक्कत नहीं। जो समकोण बना रही होंगी इन दोनों भुजा में से किसी एक को आप आधार और किसी एक को लंब कह सकते हो। और तीसरी जो भुजा होती है वह आपका कर्ण कहलाता है। ठीक है, तीसरी भुजा जो होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है, वह कर्ण कहलाता है। ठीक है, तो अगर यहां से अगर किसी समकोण त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हो गई तो उसे समकोण समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। यदि याद रखेंगे नोट में, इसको अलग से मैं लिख देता हूं नोट में, यदि समकोण त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हो, 2 भुजाएं बराबर हो, मतलब कि वो समकोण भी हो और उसकी 2 भुजाएं बराबर हो, तो उसे समकोण समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, मतलब कि समकोण भी हो जाएगा और समद्विबाहु भी हो जाएगा, क्योंकि समद्विबाहु में 2 भुजाएं बराबर होती है। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि मान लो इसी त्रिभुज में अगर यह AB और BC बराबर हो जाता है, AB BC के बराबर हो जाता है, तो यहाँ देख रहे हैं एक कोण 90 भी है तो समकोण हो गया, और 2 भुजा बराबर भी है तो समकोण समद्विबाहु भी हो गया। तो इसमें आप ध्यान रखना कि किसी समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के प्रत्येक न्यून कोण जो होंगे वह 45 डिग्री का होता है। आप याद रखना, आगे मैं इसको प्रूव करा दूंगा। याद रखना ऐसे कि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के प्रत्येक न्यून कोण 45 डिग्री का होता है। ठीक है, प्रत्येक न्यून कोण 45 डिग्री का होता है। अब आप सोच रहे हो कि सर न्यून कोण कौन है, तो इसमें देखो ना, यही ना 2 न्यून कोण है, तो यह दोनों 45-45 का होगा। कब? जब यह समकोण समद्विबाहु त्रिभुज होगा तब। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे, अभी बस जान लो आप लोग। चलिए अगला देखते हैं न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। जिस त्रिभुज का प्रत्येक कोण न्यून कोण हो, न्यून कोण मतलब सोचते हैं 90 डिग्री से कम हो, तो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक त्रिभुज बनाता हूँ, यह आपका एक न्यून कोण त्रिभुज हमें दिख रहा है ABC। मान लो यह कोण जो है 80 डिग्री का है। ठीक है, यह जो कोण है 50 डिग्री का है और यह भी आपका 50 डिग्री का।
तो यह आपका एक न्यून कोण त्रिभुज हुआ, क्योंकि इसका प्रत्येक कोण क्या है 90 डिग्री से कम है, यानी कि एक न्यून कोण है। प्रत्येक कोण एक न्यून कोण दिख रहा है, अतः यह त्रिभुज कैसा त्रिभुज है, तो न्यून कोण त्रिभुज है। ठीक है, न्यून कोण त्रिभुज है। क्योंकि अब ये भी ध्यान रखना कि ये जो कोण लिख रहे हैं ना, इन तीनों को मिलाकर 180 से अधिक नहीं होना चाहिए, 180 ही होना चाहिए। इन तीनों कोण, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसके बारे में हम लोग आगे साबित करने वाले हैं, लेकिन फिलहाल अगर मैं इसमें एंगल लिख रहा हूं तो इन तीनों को मिलाकर 180 से अधिक नहीं होना चाहिए, आपको ध्यान रखना होगा, 180 ही होना चाहिए। समझ गए? तो यह आपका न्यून कोण त्रिभुज होगा, क्योंकि इसका प्रत्येक कोण क्या है 90 डिग्री से छोटा है, यानी कि न्यून कोण है, इसलिए। समझ गए? चलिए अगला देखते हैं, अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। जिस त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण हो, यानी कि 90 डिग्री से अधिक हो लेकिन 180 डिग्री से कम हो। अधिक कोण का वही होता है ना, मतलब 90 से अधिक लेकिन 180 से कम। तो एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो लेकिन 180 से कम हो तो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे मान लो मैं यहाँ पर एक त्रिभुज बनाता हूँ, ठीक है, ये त्रिभुज आपका एक अधिकोण त्रिभुज कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि यहाँ देखिए, यह ए, यहाँ बी और यहाँ पे ये सी दे देता है, ये आपका एक त्रिभुज हो गया। अब यहाँ पे एंगल बी जो है देख रहे हैं ना कि 90 से अधिक है, मान लेते हैं यह 120 डिग्री है, और यह आपका जो है ना 20 डिग्री है, और यह आपका 40 डिग्री है। 40 20 60 और 120 180 आ गया। तो देख रहे हैं यह कोण, एक कोण जो है अधिक कोण है, अधिक कोण है, इसलिए हम लोग अधिकोण त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक कोण अगर 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम हो गया तो वह त्रिभुज क्या हो जाएगा, अधिकोण त्रिभुज कहलाएगा। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब बात करते हैं त्रिभुज की मध्यगत रेखाएं, यानी कि माध्यिका क्या होती है। त्रिभुज की मध्यगत रेखाएं यानी माध्यिका क्या कहलाता है, मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल होता क्या है। तो मैंने यहाँ लिखा है कि त्रिभुज की किसी भुजा के मध्य बिंदु को सामने वाले सिर से मिलाने वाली रेखा को त्रिभुज की माध्यिका या मध्यगत रेखा कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक त्रिभुज बना देता हूँ, ठीक है, यह आपका एक त्रिभुज हो गया। क्या क्या कह रहा है आपका परिभाषा में कि एक त्रिभुज की भुजा, मान लीजिए बीसी भुजा है, बीसी भुजा का एक मध्य बिंदु ले लेते हैं यहाँ पर डी। तो इस मध्य बिंदु को सामने वाले सिर से मिलाने वाली रेखा, सामने वाले सिर से मिलाने वाली यह रेखा खंड जो है ए डी, यह आपकी माध्यिका हुई। ए डी त्रिभुज ए बी सी की माध्यिका है। ठीक है, तो माध्यिका क्या करती है, तो माध्यिका जो होती है वह सामने वाले भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, उसी तरह से मैं इस भुजा का भी मध्य बिंदु ले सकता हूं, तो इससे भी सामने वाले सिर से यदि बी पर मिलाने वाली रेखा जो हो जाएगी यह भी आपकी माध्यिका है। उसी तरह से मैं इस पर एक मध्य बिंदु ले लेता हूँ, ए बी का मध्य बिंदु ले लेता हूँ, और इससे इसको मिलाने वाली रेखा खंड जो होगी यह भी आपकी माध्यिका ही कहलाएगी। तो इसमें तीन माध्यिका हो गई, ए डी हो गया, बी हो गया और सी एफ हो गया। ठीक है, तो किसी त्रिभुज में कितनी माध्यिकाएं होती हैं, तीन माध्यिकाएं हो सकती है। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ए डी हो रहा है, बी हो रहा है और तीसरा सी एफ है। ये आपकी माध्यिकाएं हैं। ठीक है, ये आपकी तीन माध्यिकाएं हैं। किसी त्रिभुज में हम लोग कितनी माध्यिकाएं खींच सकते हैं, तीन माध्यिकाएं खींच सकते हैं। ठीक है, और माध्यिकाओं का जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है, यानी माध्यिकाएं एक दूसरे को जहां पे प्रतिच्छेद करती हैं उसे त्रिभुज का केंद्रक कहते हैं। ठीक है, त्रिभुज का केंद्रक कहा जाता है। अंग्रेजी में इसको सेंट्रॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड या केंद्रक होता है। ठीक है, त्रिभुज का केंद्रक कहलाता है माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु। चलिए अब हम लोग बात करते हैं त्रिभुज के लंब के बारे में। त्रिभुज का शीर्ष लंब, शीर्ष लंब, शीर्ष लंब या सिंपली लंब भी कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे क्या कहेंगे, एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल, एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल होता क्या है। ठीक है, तो एल्टीट्यूड होता क्या है इसको समझ लीजिए। तो यहाँ इसको ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा पर खींचा गया लंब शीर्ष लंब कहलाता है। शीर्ष लंब कहलाता है। जैसे मैं इसके लिए आपको चित्र बना देता हूं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक त्रिभुज ले लेता हूं। ठीक है, ये आपका एक त्रिभुज हो गया। इसका नाम चाहे तो हम लोग कुछ दे सकते हैं। यहाँ पे इसका नाम देते हैं, चलो ना यहाँ पे पी क्यू आर अलग नाम दे देते हैं, पी क्यू आर। तो इस शीर्ष से इस सामने वाली भुजा पर एक मैं लंब खींचता हूँ।
ठीक है, यह आपका एक लंब हो गया। और यही लंब जो है ना, अगर यह लंब है इस पर, चलिए इसका यहाँ पे बिंदु ले लेते हैं डी, तो यह पीडी लंब है क्यूआर पर, तो यह पीडी जो है यही आपका शीर्ष लंब कहलाएगा। इसी तरह से हम लोग क्यू बिंदु से सामने वाली भुजा इस पर लंब खींच सकते हैं, यह भी आपका क्या कहलाएगा, यहाँ पे क्यू एफ ले लेते हैं। क्यू एफ जो है लंब है पी आर पर, अतः क्यू एफ जो है आपका एक शीर्ष लंब है। उसी तरह से मैं आर से भी, शीर्ष आर से भी इस सामने वाली भुजा पर लंब खींच सकता हूँ। ठीक है, तो यह भी आपका क्या कहलाएगा, यह आपका शीर्ष लंब कहलाएगा। ठीक है, यह 90 डिग्री का यहाँ बन रहा होगा, यह आपका शीर्ष। तो किसी त्रिभुज में 3 शीर्ष लंब खींचे जा सकते हैं। ठीक है, 3 शीर्ष लंब खींचे जा सकते हैं। और इन लंबों का जो प्रतिच्छेद बिंदु है उसे हम लोग लंब केंद्र के नाम से जानते हैं। लंब केंद्र कहते हैं, लंब केंद्र के नाम से जानते हैं, यानी कि अंग्रेजी में ऑर्थो सेंटर के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, यह ऑर्थो सेंटर कहलाता है। समझ गए? अब चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा हम लोग इस त्रिभुजों के लिए कुछ समझ लेते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज लेता हूँ। क्या है यह? आपका एक समबाहु त्रिभुज है, यानी कि इसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर है। समबाहु त्रिभुज है, अतः इसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर है। तो अगर मैं यहाँ से एक शीर्ष से सामने वाले भुजा पे लंब खींचता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान रखना कि यह ए बी सी है, जो है त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज लिए हैं। ठीक है, हम लोग समबाहु त्रिभुज को लेके बात कर रहे हैं। समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजाएं बराबर है। तो समबाहु त्रिभुज के एक शीर्ष से सामने वाले भुजा पर जो लंब खींचेंगे, यह लंब एडी है, एडी लंब है बीसी पर, एडी लंब है बीसी पर, तो यह आपका शीर्ष लंब होगा। आपको पता है यह आपका शीर्ष लंब कहलाएगा। एक्चुअल में यह शीर्ष लंब भी होगा और यह सामने वाले भुजा को 2 बराबर में भागों बांटेगी, यानी कि इस लंब को हम लोग क्या कह सकते हैं, इसकी माध्यिका भी कह सकते हैं। ठीक है, माध्यिका भी कह सकते हैं। और यह कोण का समद्विभाजन बिंदु भी होगा, यानी इसको अर्धक के नाम से भी जाना जा सकता है ना। अर्धक क्या होता है इसके भी बारे में जान लो। कोण त्रिभुज अर्धक क्या होता है, तो अर्धक इसे कहेंगे, एडी अर्धक होगा। कब? अर्धक क्या होता है? बाइसेक्टर, अंग्रेजी में कहेंगे बाइसेक्टर। क्या होता है? किसी त्रिभुज का अर्धक, किसी त्रिभुज का अर्धक, किसी त्रिभुज का अर्धक, किसी त्रिभुज का अर्धक, किसी त्रिभुज के अर्धक क्या होते हैं, तो त्रिभुज के कोणों को समद्विभाजित करते हैं, यानी 2 बराबर भागों में बांटते हैं, समद्विभाजित करते हैं। अर्धक क्या होते हैं? बाइसेक्टर क्या होते हैं? अंग्रेजी में बाइसेक्टर कहा जाता है, बाइसेक्टर। ठीक है, ये आपके अर्धक क्या होते हैं, तो सामने त्रिभुज के कोण को क्या करते हैं, 2 बराबर भागों में बांटते हैं। तो ध्यान रखना कि किसी समबाहु त्रिभुज में जब कोई आप शीर्षलंब खींचो या फिर माध्यिका खींचो या अर्धक खींचो, वह तीनों हो सकता है। अर्धक हुआ तो शीर्षलंब भी कहलाएगा, माध्यिका भी कहलाएगा, क्योंकि देखो यह कोण को बराबर भागों में बांटता भी है, लंब भी होता है और सामने वाले भुजा को 2 बराबर भागों में बांटता है। उसी तरह से यहाँ पे भी अगर खींचते हैं तो वही केस आ जाएगा, यहाँ पे भी खींचते हैं तो वही केस आ जाएगा। ठीक है, सेम वही केस आ जाएगा। यह लंब भी होगा, सामने वाले भुजा को 2 बराबर भागों में बांटेगा भी, और यहाँ पे यह कोण को भी 2 बराबर भागों में बांटेगा। उसी तरह से इसमें भी वही हाल होगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। लेकिन यही अगर हम लोग समद्विबाहु की बात करेंगे, तो समद्विबाहु त्रिभुज में अगर मैं ये ए बी सी, यहाँ अगर बीसी आपका आधार है, तो सामने वाले शीर्ष से अगर मैं इस आधार बीसी पर लंब खींचता हूँ, समद्विबाहु त्रिभुज की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यही एक ऐसा भुजा हो, यही एक ऐसा लंब होगा, ये लंब भी होगा, माध्यिका भी होगा और कोण का अर्धक भी होगा। सिर्फ इसमें एक ही होगा, समद्विबाहु में सिर्फ एक ही हो सकता है। एक ही ऐसी हम लोग रेखा खंड खींच सकते हैं जो उसका लंब भी होगा, सामने वाले भुजा को 2 बराबर भागों में बांटेगा, यानी माध्यिका भी कहला सकता है, और एंगल का अर्धक भी होगा। लेकिन समबाहु में 3 हो सकते हैं, समद्विबाहु में सिर्फ 1 होगा, और विषमबाहु में तो होगा ही नहीं। तो ये थोड़ा सा रिलेशन था, इसके बारे में हमें जानना जरूरी था। चलिए अब बात करते हैं त्रिभुज के बहिष्ठ कोण के बारे में, यानी एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। मान लीजिए हमारे पास एक यहाँ पे त्रिभुज है। ठीक है, यह एक त्रिभुज है, इसका नाम देते हैं ए बी सी। हम लोग त्रिभुज ए बी सी के भुजा बीसी को एक तरफ बढ़ाते हैं,
BC को यहाँ हम लोग D तक बढ़ा देते हैं। तो यहाँ BC को हम लोग D तक बढ़ा दिए और D तक बढ़ाने पर यहाँ जो बाहर जो कोण बन रहा है, यहाँ एंगल ACD जो कोण बन रहा है, यही आपका बहिष्ठ कोण कहलाएगा, बाह्य कोण कहलाएगा, बहिष्ठ कोण कहलाता है। बहिष्ठ कोण यही कहलाएगा आपका, बहिष्ठ कोण यही कहलाएगा, बहिष्ठ कोण, बाह्य कोण कहिए। और इस बाह्य कोण के रेस्पेक्ट में अंदर वाले दो जो ये कोण होंगे, यह दो कोण एंगल यहाँ पर BAC तथा एंगल ABC, ध्यान रखना BAC और ABC, यह दोनों कोण जो होते हैं इनको कहा जाता है हम लोग सुदूर अंतःकोण, सुदूर अंतःकोण या अंतः अभिमुख कोण, अंतः अभिमुख कोण कहा जाता है। ठीक है, अंतः अभिमुख यानी कि इंटीरियर अपोजिट एंगल कह सकते हैं, इंटीरियर अपोजिट एंगल कहा जाता है। ठीक है, तो यह आपका बाह्य कोण होता है और बाह्य कोण के रेस्पेक्ट में यह दोनों कोण क्या कहलाएंगे, आपके सुदूर अंतः कोण या अंतः अभिमुख कोण भी इन्हें कहा जाता है, या अभिमुख अंतः कोण भी इसे कह सकते हैं। तो यही सब इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट थे। चलिए थोड़ा सा कुछ अन्य आकृतियों के बारे में भी समझ लेते हैं। जैसे बात करते हैं चतुर्भुज यानी कि क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। तो चार रेखाखंडों से बने बंद समतलीय चित्र को चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, चार रेखाखंडों से, मैं यहाँ पे चार रेखाखंड ले लेता हूँ और यहाँ पर एक बंद आकृति बनाता हूँ। तो यह जो बंद आकृति देख रहे हैं ना, यही आपका चतुर्भुज कहलाएगा। चतुर्भुज में भी चार शीर्ष होते हैं, ये ABCD चार शीर्ष है, चार कोण होते हैं, चार कोण होते हैं, चार शीर्ष होते हैं, चार कोण होते हैं और चार भुजाएं होती हैं, चार इसकी भुजाएं AB BC CD और AD। तो इसके बारे में अभी हम लोग आगे इसी 9th क्लास में ही पढ़ेंगे। दूसरा चैप्टर है इस चतुर्भुज से रिलेटेड, दूसरा चैप्टर है। बस यहाँ नाम से जान लीजिए, चतुर्भुज के प्रकार हम लोग जानेंगे, इसमें बहुत सारी चीजें जानिए, बस ऐसे ही जान लेते हैं। ठीक है, चतुर्भुज होता क्या है। चलिए अब बहुभुज के बारे में भी जान लेते हैं। बहुभुज यानी पॉलीगन, बहुभुज मतलब बहुत भुजाओं वाली ऐसी बंद समतलीय चित्र जो अनेक रेखा खंडों से बनता है उसे बहुभुज कहते हैं। ठीक है, जो अनेक रेखा खंडों से बनेगा वह बहुभुज। यानी कि आपका देखो, आप अगर त्रिभुज की बात करेंगे तो त्रिभुज भी आपका एक बहुभुज ही है, चतुर्भुज भी आपका बहुभुज ही है, इसको त्रिभुज कहते हैं, इसको चतुर्भुज। अच्छा, उसी तरह से अगर पांच भुजा से भी कोई आकृति बन रही है तो यह भी आपका बहुभुज है, लेकिन इसे किस नाम से जानेंगे, पंचभुज कहेंगे। ठीक है, ये सारी आकृति बहुभुज ही है, लेकिन इसे हम लोग पंचभुज, क्योंकि इसमें पांच भुजा है। पेंटागन अगर छह भुजा से बना है तो उसको षटभुज कहेंगे, षटभुज कहेंगे। छह भुजा से बना है, देखिए तो 2 3 3 6, हाँ षटभुज है, यह आपका क्या है, षटभुज है, षटभुज है, यानी कि हेक्सागोन है, हेक्सागोन है। उसी तरह से सात भुज से बना होगा तो सप्तभुज, ऐसे ही हम लोग नाम लेते जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी आकृतियां आपके बहुभुज ही हैं। ठीक है, ये सारी आकृतियां बहुभुज है, लेकिन इनके अलग अलग नाम दिया जाता है भुजाओं के आधार पर। ठीक है, भुजाओं के आधार पर अलग अलग नाम देते हैं। तो यही था आपका बेसिक कंसेप्ट। अगले वीडियो में हम लोग इससे संबंधित कुछ प्रमेय है, उन प्रमेय को देखेंगे और फिर हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही रहने देता हूं, सारे बेसिक कंसेप्ट त्रिभुज से रिलेटेड हो गए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे हम लोग बढ़ेंगे प्रमेय की ओर और उसके बाद प्रश्नावली की ओर। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और इससे रिलेटेड जो भी आपको वीडियो देखना होगा सीधे डिस्क्रिप्शन में जाना, आपको पूरे बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएंगे कि हमारे चैनल के वीडियो आपको कैसे लगते हैं।